हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने क्लासेस को अच्छे से एंजॉय किया होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में शिक्षा का विकास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था, साथ ही मध्यकाल की शिक्षा व्यवस्था को देखा। आज हम लोग आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपका पहला हेडिंग है ये है वुड डिस्पैच, और उससे पहले है कि परतंत्र भारत में विभिन्न शिक्षा आयोग एवं शिक्षा की वस्तु स्थिति, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो कौन कौन से जो शिक्षा आयोग बनाए गए हैं और उन्होंने किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में वर्क किया है। आपको पता है हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति थी ये प्राचीन तरह की थी, या हमारे यहाँ जो लोकल भाषाएं थी जो स्थानीय स्तर पर बोली जाती थी, इन्हीं को ज़्यादातर शिक्षा में वरीयता दिया जाता था। हालांकि जो उच्च वर्ग के लोग थे वहाँ पे संस्कृत को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया तो इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जो है अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया, और जिसमें आपने देखा था सबसे ज़्यादा जो समर्थक थे अंग्रेजी शिक्षा के वो लॉर्ड मैकाले थे। और इन्हीं के टाइम में जो है शिक्षा में अंग्रेजी का शुरुआत हुआ, क्योंकि उसके पहले ही 1813 ईस्वी में घोषणा कर दिया गया कि 1 लाख रुपए आवंटित किए जा रहे हैं शिक्षा के लिए, लेकिन उस पैसे का उपयोग नहीं हो सका। रीज़न क्या था कि विवाद हो रहा था कि शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए या यहाँ की जो भाषा है जैसे कि हिंदी, संस्कृत या अन्य फारसी भाषा। तो ये विवाद काफ़ी समय तक चलता रहा। एट लास्ट जो है आप देखते हैं टाइम आता है विलियम बेंटिक का, और उनके टाइम में ये विवाद हल होता है, जिसमें राजा राम मोहन राय ने भी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भारत में आधुनिकता आएगी तो बहुत कुछ परिवर्तन आएगा और यहाँ के लोगों का जो थिंकिंग है, धारणा है वो बदलेगी और लोगों का जो सोच है वो ग्लोबल होगा। इस तरह से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई और वहाँ से अंग्रेजी शिक्षा शुरू हो जाता है, जिसको हमने कल के क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे वुड डिस्पैच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया है। आप जानते हैं जो लॉर्ड डलहौजी हैं इन्होंने भारत में बहुत सारे अच्छे वर्क किए हैं, जो कि उन्हीं के अपने फ़ायदे के लिए थे। हालांकि वो हमारे लिए भी आगे चल के लाभदायक हुए, जिसमें आप देखेंगे शिक्षा आयोग भी उनके समय में आया है, जिसको वुड डिस्पैच कहते हैं। और वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं वुड डिस्पैच ने कौन कौन से सुझाव या सिफारिशें दी थी शिक्षा के क्षेत्र में। तो वुड डिस्पैच के बारे में याद रखेंगे कि 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वुड डिस्पैच पत्र आया, जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य किया। यानी कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को किसने व्यवस्थित किया है? वुड डिस्पैच ने किया है। किसके टाइम पीरियड में आया है? लॉर्ड डलहौजी के समय में, और टाइम क्या है? 1854। ये सारी चीजें याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है शिक्षा को राज्य का उत्तरदायित्व बनाया गया। यहाँ पे जो शिक्षा है ये कहा गया कि जो शिक्षा है वो राज्य का उत्तरदायित्व है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो शिक्षा के विकास पे ध्यान दे, उनका ये नैतिक कर्तव्य है या उत्तरदायित्व है। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया, और ये भी सुझाव दिया गया वुड डिस्पैच के द्वारा कि जिस तरह से लंदन में विश्वविद्यालय बनाए गए हैं उसी तरह का जो विश्वविद्यालय है वो भारत में बनना चाहिए, यानी कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भी यहाँ पे विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। ऐसा सुझाव वुड डिस्पैच ने दिया। साथ ही स्त्री शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के विकास के संबंध में सुझाव दिया। वुड डिस्पैच ने स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के भी सुझाव दिया, और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के सुझाव दिया कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्यावसायिक शिक्षा भी होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो रोजगार को प्राप्त कर सके। आगे है इस प्रकार वुड आयोग ने शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा का माध्यम, उद्देश्य एवं मूल्यांकन जैसे विषयों पर अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की। यानी कि लगभग जितने भी महत्वपूर्ण पहलू होते हैं शिक्षा का, उन सभी पहलुओं पर इन्होंने अपनी सिफारिशें, अपना जो रिक्वेस्ट है वो इन्होंने प्रस्तुत किया। स्त्री शिक्षा एवं मुसलमानों की शिक्षा के संबंध में इस आयोग ने चिंता व्यक्त की। ये चीज़ याद रखेंगे, इस आयोग ने इस बात की बहुत ही ज़्यादा चिंता व्यक्त की कि जो स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति है बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। साथ ही जो मुस्लिम जनता है उनकी भी जो शिक्षा की स्थिति है वो ठीक नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति है, और दोनों लोगों की स्थिति पर चिंता व्यक्त किया है वुड डिस्पैच ने। ये पॉइंट्स याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया इन्होंने। इस घोषणा के तहत एवं कार्यों को देखते हुए इसे भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र की संज्ञा दी गई। इसलिए ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे।
1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि 1857 में किन 3 प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो ये प्रेसिडेंसियों के नाम याद रखेंगे, कलकत्ता है, बंबई है और मद्रास है। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, तो ये तीनों नाम और साथ ही सन आपको याद होने चाहिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह की घटना के कारण वुड डिस्पैच पर अधिक समय तक कार्य नहीं किया जा सका। लेकिन दूसरी तरफ 1857 में ही विद्रोह हो गया और जो वुड डिस्पैच का सिफारिश था या जो सुझाव था उस पर बहुत बेहतर कार्य नहीं हो सका और ये कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गया। तो ये यहाँ तक के महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है वुड डिस्पैच से संबंधित। इसके बाद जो शिक्षा आयोग आया है ये हंटर आयोग आया है और आप देखेंगे कि 1854 के बाद बहुत लंबे अंतराल के बाद लगभग जो है आप देखेंगे 30 वर्ष के आसपास या 28 वर्ष के बाद जो है एक शिक्षा आयोग आया जिसे हंटर आयोग कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि कब आया हंटर आयोग। 1882 में आया है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और किस गवर्नर जनरल के समय में आया? ये भी क्वेश्चन आया है। लॉर्ड रिपन के समय में आया है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में समय समय पर शिक्षा में सुधार, परिवर्तन एवं विकास करने हेतु जो है कई शिक्षा आयोग का गठन किया गया। समय समय पर भारत में बहुत सारे शिक्षा आयोग का या कहिए कि शिक्षा समितियों का गठन किया गया। किस लिए? शिक्षा में सुधार के लिए। देश के प्रथम शिक्षा आयोग जिसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये भारत का या देश का प्रथम शिक्षा आयोग क्यों है? जो वुड डिस्पैच है ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था या वो सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए इसको प्रथम नहीं माना जाता। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखेंगे। देश का जो प्रथम शिक्षा आयोग है ये आपका हंटर आयोग है। 1882 में आया है और किसके समय में आया है? लॉर्ड रिपन के समय में। इसका गठन 1882 ईस्वी में हुआ। इसमें ये चीज़ बार बार आता है कि किस शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया है, तो इसने प्राथमिक और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के बेहतर या विकास में और बेहतर प्रबंधन के लिए क्रांतिकारी सुझाव प्रस्तुत किए। और ये जो शिक्षा आयोग है इसने जो है माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए सुझाव दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे देख लेते हैं इसके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव कौन कौन से थे। पहला, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था तथा इसे स्थानीय निकायों को सौंपने की बात कही गई थी ताकि इसके विकास में तेजी लाई जा सके। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हंटर आयोग ने किस शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है, तो प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। और साथ ही इन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर के लोगों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो प्राथमिक शिक्षा के विकास से जुड़े ताकि हमारे यहाँ जो प्राथमिक शिक्षा है उसका विकास हो सके और ज़्यादा विकास हो। तो ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। जबकि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था को जनता के ऊपर छोड़ने की बात कही गई और जो आपका उच्च और माध्यमिक शिक्षा है इसको जनता के ऊपर छोड़ने की बात कही कि जो जनता है उसका सपोर्ट हो और जैसे जनता चाहे वैसा ये शिक्षा होना चाहिए। ये चीज़ याद रखेंगे। शिक्षा की विषय वस्तु में भी स्थानीय आवश्यकताओं को वरीयता दी गई, यानी कि जो भी शिक्षा व्यवस्था थी उस पर स्थानीय आवश्यकताओं को वरीयता दिया गया या उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग शिक्षा व्यवस्था करने की बात इन्होंने किया है। ये चीज़ याद रखेंगे। शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं एवं क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने का सुझाव दिया गया। साथ ही हंटर आयोग ने कहा कि शिक्षा का जो माध्यम हो वो मातृभाषा हो या स्थानीय स्तर के जो भाषा है वो होनी चाहिए जो बच्चों को आसानी से समझ में आए ताकि वो चीज़ों को अच्छे से या आसानी से सीख सके। ये चीज़ भी याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि जो शिक्षा है ये मातृभाषा में होना चाहिए और साथ ही क्षेत्रीय भाषा में दिया जाना चाहिए। स्त्रियों की मौजूदा शिक्षा संबंधी सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई थी, यानी कि जो स्त्रियों की शिक्षा की वकालत वुड डिस्पैच ने किया था उसी को इन्होंने और भी आगे बढ़ाने की बात कही थी। ये चीज़ भी याद रखेंगे, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं एवं क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने का सुझाव दिया गया था। स्त्रियों की, अच्छा ये पॉइंट 2 बार हो गया है बच्चों, याद रखेंगे। ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट 2 बार हो गए हैं। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा में पहली बार विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुरूप विषय चुनने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई, यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो माध्यमिक शिक्षा में किस विषय से जो है अध्ययन करना चाहते हैं या उन्हें कौन सा विषय पसंद है वो उसको चुन सकते हैं। इसकी व्यवस्था भी हंटर आयोग में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को साहित्यिक पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विभाजित किया गया था, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है इसको 2 भागों में बांट दिया गया।
एक तो साहित्यिक और दूसरा है आपका व्यावसायिक। आज भी होता है साइंस साइड एंड आर्ट साइड, वैसे ही उस समय भी किया जाता था, यानी कि उसी समय से सारी चीज़ें प्रचलन में हैं कि जो भी व्यक्ति साहित्यिक क्षेत्र से पढ़ना चाहे तो साहित्यिक पढ़े, और अगर वो वाणिज्यिक विषयों का अध्ययन करना चाहता है तो वाणिज्यिक विषय को पसंद करता है तो उसको ले सकता है या चूज कर सकता है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हंटर आयोग में ही दिए गए हैं, यानी कि हंटर आयोग ने काफ़ी कुछ बेहतर कार्य किया है शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका कर्जन की शिक्षा नीति। कर्जन ने 1901 ईस्वी में शिमला में 15 सदस्यीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जिसे गुप्त रखा गया। इसके पश्चात 1902 ईस्वी में कर्जन ने थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि भारतीय विश्वविद्यालय का गठन कब किया गया या किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया, तो कर्जन के समय में किया गया है। कब किया गया है? 1902 ईस्वी में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखेंगे। जिसे उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव देना था। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। अगर बात करें कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ है तो 1904 में पारित हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि किसके समय में विश्वविद्यालय अधिनियम आया है, तो कर्जन के समय में आया है। और कब आया है तो 1904 ईस्वी में आया है, ये चीज़ याद रखेंगे। लेकिन आयोग कब बना है तो 1902 ईस्वी में ही बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे है 1913 का शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र। केवल प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे समाज के पिछड़े एवं गरीब वर्ग को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध करें। यानी कि 1913 में जो शिक्षा घोषणा पत्र आया है इसमें क्या कहा गया है, ये चीज़ याद रखेंगे। केवल प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे समाज के पिछड़े एवं गरीब वर्गों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध करेंगे। यानी कि ये काम किसको दे दिया गया है? प्रांतीय सरकारों को, और ये प्रांतीय सरकारों का उत्तरदायित्व होगा। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। और साथ ही इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया है ये क्यों बनाया गया था? जितने भी विश्वविद्यालय थे उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, वहाँ के नियम कानून में और भी ज़्यादा कठोरता लाने के लिए, क्योंकि उस समय तक जो विद्यालय थे यहाँ पे जो शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं ये आंदोलन की तरफ जो है इनका रुझान बढ़ रहा था, या एक तरीके से कहें आंदोलनकारी गतिविधियाँ विद्यालयों में बढ़ रहे थे, जिसको कंट्रोल करने के लिए कर्जन ने ये अधिनियम पारित किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए ये काम कर्जन के द्वारा कराया गया था। चलिए बच्चों आगे देखते हैं और क्या है खास पॉइंट। नेक्स्ट जो आपका आयोग है ये है सैडलर आयोग, जो 1917 में आया है। आप लोगों को आयोग कौन सा है और किस सन में आया है, साथ ही उस समय के गवर्नर जनरल कौन है, और इसके अलावा कौन कौन से मेन इनके थीम है जिसको लेकर के इन्होंने सुझाव दिया है, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से गवर्नर जनरल थे उस समय, या वो टाइम पीरियड कौन सा था, या जो है उसमें क्या मेन बातें कही गई थी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच के लिए माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग को दो भारतीय, ये एग्जाम में आया है कि सैडलर आयोग में कौन से दो भारतीय थे, तो एक है आशुतोष मुखर्जी और दूसरे हैं जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये दो भारतीय हैं जो सैडलर आयोग में शामिल हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार करने के सुझाव देने के साथ ही देश के अन्य विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किया है इन्होंने। यानी कि सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय ही नहीं, देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी सुझाव के लिए इन्होंने जो है सिफारिशें की हैं या जो है एडवाइस दिया है। अन्य सुझावों में स्त्री शिक्षा पर बल देने की बात कही गई है। यानी कि इन्होंने भी स्त्री शिक्षा पर बल दिया है, जो कि सबसे खराब स्थिति जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का था। इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी आयोग हैं लगभग सभी ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। ये सभी आयोग का आप देख रहे हैं विषय वस्तु हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के भार को कम करने के उद्देश्य से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आया है, ढाका विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया था। ये एग्जाम में आया है कि कौन से शिक्षा समिति ने ढाका विश्वविद्यालय खोलने की सुझाव दी थी, या ये भी क्वेश्चन आया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के भार को कम करने के लिए कौन सा विश्वविद्यालय खोला गया था। तो दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के भार को कम करने के उद्देश्य से ढाका विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया है सैडलर आयोग के द्वारा। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के संचालन के लिए अलग से माध्यमिक
शिक्षा परिषद का गठन करने तथा माध्यमिक शिक्षा में अन्य सुधारों हेतु भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया है और सैडलर ने माध्यमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में बार बार आते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका हारटोग समिति। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत आए द्वैध शासन में शिक्षा व्यवस्था को भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में रख दिया गया था। आपने देखा था 1919 में राज्यों में या प्रांतों में द्वैध शासन आया था, जिसमें आपने देखा था कि जो भी विषय थे उसको 2 भागों में बांट दिया गया था और उसमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो गवर्नर जनरल ने अपने पास रखा था और जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे उसको यहाँ के लोगों के हाथों में सौंप दिया था। और चूंकि शिक्षा जो विषय है ये भारतीयों के हाथ में आ गया था तो भारतीयों ने इस पर वर्क भी किया और बहुत ही कम समय में भारत में बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना भी हो गई। लेकिन एक तरफ विद्यालयों की जो संख्या है वो बढ़ रही थी, दूसरी तरफ जो विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता थी वो घट रही थी। तो इस शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे मेंटेन रखा जाए, उसके लिए क्या काम होना चाहिए, इसके लिए जो सदस्य आयोग बना है वो आपका हारटोग बना है। ये चीज़ याद रखेंगे कि जो भारतीय हैं इनको दिया गया है शिक्षा का भार, इसके कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए तथा शिक्षण संस्थानों की संख्या में तेजी से विस्तार देखने को मिला। शिक्षित भारतीयों की संख्या तो वृद्धि मतलब उसमें दर्ज की गई, यह संख्या तो बढ़ी किंतु शिक्षा के स्तर में गिरावट के संकेत भी मिलने लगे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम था और इसी से निकलने के लिए ये समिति बनी है। तो 1918 और 29 ईस्वी में हारटोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसको हारटोग समिति कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो है बातें कही हैं या क्या सिफारिशें इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो पहला है, इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा के विकास में अवरोध की पहचान की तथा इसमें सुधार एवं एकीकरण की नीति अपनाने पर जोर दिया। इन्होंने भी कहा कि जो भी प्राथमिक शिक्षा में अवरोध आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसमें सुधार किया जाना चाहिए और शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, इसने माना कि ग्रामीण पृष्ठभूमि प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से रोकने की जरूरत है। हारटोग ने कहा कि जो बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि की हैं उन्हें बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है या वो विश्वविद्यालय तक पढ़े, कोई ज़रूरी नहीं है। उनको ऐसे शिक्षा दी जानी चाहिए जो उनके ग्रामीण पृष्ठभूमि में उनके काम आ सके या जो उद्योग धंधे हैं या व्यावसायिक काम कर सके वो। तो यहाँ पे इन्होंने रोकने का काम किया है कि जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो विश्वविद्यालय में ना जाएं तथा उन्हें मिडिल स्कूल तक शिक्षा देने के उपरांत औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बना है कि किस शिक्षा आयोग ने ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को विश्वविद्यालय शिक्षा में जाने से रोका है तथा मिडिल तक ही शिक्षा अध्ययन की बात करी है और मिडिल शिक्षा में औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा उन्हें देने की बात कही है। तो ये याद रखेंगे, हारटोग समिति ने ये अनुशंसा की है। इसने हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विषयों को शामिल करने की सिफारिश की। इसने ये भी सिफारिश किया कि जो मिडिल यानी कि जो आपका हाई स्कूल है, मेट्रिक आपका स्कूल होता है या क्लासेस होती हैं, इसमें औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो शिक्षा इसीलिए अध्ययन करते हैं कि उन्हें कोई रोजगार मिले, कोई व्यवसाय मिले और वो उससे कुछ जीविकोपार्जन अर्जित कर सके। इस वजह से इस आयोग ने सिफारिश भी किया कि जो शिक्षा है वो औद्योगिक और व्यावसायिक होना चाहिए क्लास 10 तक की। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे, इस पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है आपकी हारटोग समिति ने। नेक्स्ट है आपका वर्धा योजना। आप जानते हैं वर्धा योजना जो है ये महात्मा गांधी से जुड़ा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। गांधी जी ने ही अपने हरिजन नामक लेख में, ये क्वेश्चन भी आता है कि हरिजन किसका है, तो ये जो हरिजन लेख है गांधी जी का है और इसी लेख में तत्कालीन शैक्षणिक व्यवस्था की खामियों को उद्घाटित किया। उसमें इन्होंने बताया कि इस समय जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है अंग्रेजों के द्वारा उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, क्या उसमें कमियां हैं जिसको दूर करके हम शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं या भारतीयों के अनुकूल कर सकते हैं। इस बात का गांधी जी ने जो है यहाँ पे वर्णन किया तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया और 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ और देश भर से शिक्षाविदों एवं विद्वानों को आमंत्रित किया गया।
और देश भर से यहाँ पे शिक्षाविद और विद्वान को बुलाया गया और वहाँ पे लोग जो है वो एकत्रित हुए। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर एवं कौशल आधारित शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें महात्मा गांधी ने कहा कि जो शिक्षा है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिसको अध्ययन करने के बाद जो बच्चे हैं वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपने भविष्य के लिए कुछ कर सके। शिक्षा ऐसा होना चाहिए, इस बात की वकालत महात्मा गांधी जी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। एवं कौशल आधारित शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसकी काफ़ी सराहना हुई और इस बात की काफ़ी सराहना भी की गई उस समय के शिक्षाविदों या विद्वानों के द्वारा कि गांधी जी का कहना बिल्कुल सही है कि जो शिक्षा है वो ऐसा हो कि इसको अध्ययन करने के बाद जो बच्चे हैं वो आत्मनिर्भर हो सके और वो रोजगार प्राप्त कर सके। इस योजना में ये चीज याद रखेंगे, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। ये चीज याद रखेंगे बच्चों, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। जैसे वर्तमान में भी हम कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए, ऐसी विचारधारा गांधी जी ने बहुत पहले ही व्यक्त कर दिया था वर्धा योजना में। ये चीज याद रखेंगे, लेकिन एज 7 से 14 का है। शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को अपनाने का सुझाव दिया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि वर्धा योजना में कौन सी भाषा को अपनाए जाने का सुझाव दिया था गांधी जी ने, तो ये मातृभाषा को इन्होंने अपनाए जाने का सुझाव दिया था। साथ ही विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही गई। इसके अलावा कहा गया कि विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दे, लेकिन जैसा उनका रुचि हो, जिस व्यवसाय में उनको रुचि हो उसी व्यवसाय की उनको शिक्षा दे, ताकि वो उसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। इंटरेस्ट के साथ जब वो सीखेंगे पढ़ेंगे तो वो बेहतर वर्क कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये सिफारिश भी या ये भी सुझाव दिया। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही। इस योजना को व्यवस्थित रूप देने के लिए जामिया मिलिया के कुलपति, एग्जाम में आ चुका है कि इस योजना को व्यवस्थित रूप देने में किसने योगदान दिया है, तो जामिया मिलिया के जो कुलपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने इस योजना को बेसिक शिक्षा योजना या बुनियादी तालीम नाम दिया। ये भी क्वेश्चन आता है कि बेसिक शिक्षा योजना या बुनियादी तालीम के नाम से किस शिक्षा योजना को जाना जाता है, वर्धा शिक्षा को। याद रखेंगे बच्चों। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तथा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने के कारण इस योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लेकिन उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, जो कि ज़्यादातर प्रांतों में अपनी सरकार बना चुकी थी और सारा काम अच्छे से कर रही थी, उसने त्याग पत्र दे दिया और फिर ये जो योजना है ये सक्सेस नहीं हो पाया, ये अधूरा रह गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके वर्धा से, इसको याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका सार्जेंट योजना। 1944 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में शिक्षा के संबंध में एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जिसे युद्धोत्तर शिक्षा योजना कहा गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि युद्धोत्तर शिक्षा योजना कौन सा है, सार्जेंट शिक्षा योजना युद्धोत्तर है, यानी कि जब युद्ध समाप्त होगा उसके बाद ये जो शिक्षा योजना है ये लागू होगी। क्योंकि इस समय जो ब्रिटिश थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी थे, इसी वजह से इसको कहा गया है युद्धोत्तर शिक्षा योजना। इस योजना में 6 से 11 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को व्यापक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्याख्या की गई या व्यवस्था की गई है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। 6 से 11 के लिए इन्होंने सिफारिश किया कि 6 से 11 वर्ष के जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उन सबको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। इस बात का इन्होंने सुझाव दिया है या व्यवस्था किया गया सार्जेंट योजना के तहत। उच्च विद्यालयों में शिक्षा हेतु मातृभाषा को अपनाने की बात की। इन्होंने कहा कि जो उच्च विद्यालय हैं यहाँ पर भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ताकि बच्चों को आसानी रहे सीखने में। साथ ही इन्होंने और क्या सिफारिशें की हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा का विस्तार किए जाने तथा गरीब विद्यार्थियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने आदि की बात कही गई। यानी कि इन्होंने ये भी कहा कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा है इसका विस्तार होना चाहिए। साथ ही बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलना चाहिए, जिसको वजीफा कहते हैं, ताकि वो अपनी स्टडी को आगे बढ़ा के रखे। क्योंकि अगर स्कॉलरशिप या वजीफा नहीं मिलता तो जो गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं वो आगे शिक्षा
नहीं कंटिन्यू कर पाते। इसी वजह से सार्जेंट योजना में सिफारिश की गई कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए ताकि वो विश्वविद्यालय शिक्षा तक जा सके। तो ये पॉइंट्स अगर कभी एग्जाम में बने कि किसने बच्चों को वजीफा देने की या स्कॉलरशिप देने की बात कही थी, तो सार्जेंट योजना के तहत ये बात कही गई थी। तो इतने सारे पॉइंट्स बच्चों जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके सामने डिस्कस किए गए हैं। अभी एक दो और भी बचे हुए हैं, उसको भी हम देखेंगे और वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है और समझ में नहीं आता कि इसने प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया, किसने माध्यमिक शिक्षा पे, किसने जो है औद्योगिक शिक्षा पे जोर दिया और किसने बेसिक शिक्षा की बात कही है। तो अगर आप ये वीडियो को बार बार रिविजन करेंगे, सुनेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों को एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये टॉपिक आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा केयरफुली। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम फिर बाकी बचे हुए पॉइंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।